दोस्तों, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के लिए आपको आना होगा बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, इससे आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऊपर में ही एक ऑप्शन मिलते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। आप इस पर क्लिक कर आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। अब दाखिल खारिज करने में कई सारे अलग अलग लिंकों की आवश्यकता होगी, जैसे आपको डॉक्यूमेंट को साइज बनाना होता है, पीडीएफ का आप इस पर क्लिक करेंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहले से ही अपना एक आईडी होगा, तो आप डायरेक्ट अपना सिटीजन वाले पर आकर अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर आप साइन इन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बेनिफिट क्या होता है। देखिए, अगर एक बार आप यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं तो मल्टीपल लोगों का, मान लीजिए अगर आप एक दुकानदार है, एक साइबर कैफ़े चलाते हैं, तो आपको एक अकाउंट तो ज़रूर रखनी चाहिए। कोई भी लोग आता है अपना दाखिल खारिज करवाने, तो उसके लिए बार बार उनका रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आईडी से ही उनका दाखिल खारिज कर सकते हैं। अगर आप एक आम नागरिक है तो आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा कैलेंडर में मिलेगा, यहाँ से साल को बढ़ा घटा सकते हैं। जो महीना होगा, जो डेट होगा, इस अनुसार चयन करेंगे। साथ में आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं। साथ में जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उससे क्या संबंध है, ये नंबर आप ही का है या इनमें से किसी अन्य व्यक्ति का, तो वो जानकारी भी देंगे। ईमेल आईडी आपको देना है, अपना एड्रेस यहाँ पर लिखना है और कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर करेंगे। नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर आप वेरीफाई कर लेंगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद लॉगिन वाले विकल्प पर आएंगे, पुनः सिटीजन वाले विकल्प पर क्लिक कर वो मोबाइल नंबर कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन करेंगे। बहुत सारे लोग ऑपरेटर भी होते हैं इनका, तो उनके पास अगर ऑपरेटर आईडी है तो आप अपना ऑपरेटर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड को डालकर भी दाखिल खारिज कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर पर ओटीपी मिलेंगे उससे डालकर यहाँ से कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जिनके भी नाम से अकाउंट बना होगा उनका नाम देखने को मिलेगा। अब नए दाखिल खारिज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर जो भी डिटेल है जिनके नाम से आप अकाउंट बनाए उनका देखने को मिलता है। अब दाखिल खारिज करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको जिला चुनने का, तो जिला चुनना है जिस जिला में वो ज़मीन है आप दाखिल खारिज करना चाहते हैं, तो वो जिला चुने जहाँ का भी ज़मीन हो, जिस भी ब्लॉक में वो ज़मीन पड़ता है वो आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है नया दाखिल खारिज आवेदन करें, जिस पर क्लिक करेंगे। अब एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं ड्राफ्ट आवेदन किए हुए दाखिल खारिज देखें। मतलब क्या है कि मान लीजिए आप दाखिल खारिज को आधा अधूरा कभी भी छोड़ देते हैं इन द फ्यूचर, तो आप डायरेक्ट अपना जिला ब्लॉक को डालकर यहाँ पर ड्राफ्ट आवेदन पर क्लिक कर उस फॉर्म को आप वहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये ऑप्शन आपको 30 दिनों तक ही मिलेगा। इन्होंने नोट में बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी ड्राफ्ट आवेदन 30 दिनों के बाद स्वतः जो है वो विलोपित हो जाएगी, मतलब हट जाएगा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आइए समझते हैं कि कैसे नए दाखिल खारिज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं नए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार फॉर्म खुलता है। देखिए, फॉर्म अब भरने का पहले क्या होता था कि 6 स्टेप होता था, लेकिन अब जो है 5 स्टेप कर दिया है। सबसे पहले एप्लीकेंट का डिटेल, यानी जो आवेदन कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन अपना खरीदा है, दाखिल खारिज करवा रहे हैं, उनकी डिटेल देनी है। फिर आपको प्लॉट की डिटेल देनी है, फिर बायर का डिटेल देनी है, फिर सेलर की डिटेल देनी है, फिर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो आइए सभी स्टेप को बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप एप्लीकेंट डिटेल में देखेंगे आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आवेदक स्वयं क्रेता है, तो आपको इससे चुनना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो अकाउंट है, जैसे मैंने ये अकाउंट रागिनी देवी के नाम से बनाया और ये ज़मीन रागिनी देवी के नाम से ही होगा, तो वैसे स्थिति में आपको ये ऑप्शन चुनना है, स्वयं आवेदक क्रेता है। अब मान लीजिए कोई आप दुकानदार है, साइबर कैफ़े की दुकान आप चलाते हैं, लेकिन आपने अकाउंट अपना बनाया है और कोई लोग आपके दुकान पर आकर अपना दाखिल खारिज करवाता है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा जो आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, तो आपको ये ऑप्शन चुनना है। और तीसरा ऑप्शन है आवेदक कोई तृतीय पक्ष है, तो ये ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। तो बेटर ये है कि अगर कोई दुकानदार है, अगर आप अपने आईडी से किसी का अप्लाई करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, यही चुनना है। और किसी
लोगों का दाखिल खारिज करते हैं उनका ही अकाउंट बनाकर करते हैं तो आवेदक स्वयं क्रेता है, ये वाला ऑप्शन चुनना है। तो आपको देख लेना है कि किस प्रकार आपके सामने केस है, उस प्रकार का ऑप्शन चुने। अब यहाँ पर पूछा गया कि आवेदक का पूरा नाम आपको बताना है। तो जो भी लोग दाखिल खारिज अपना करवा रहे हैं उनका जो भी नाम है आप उनका एक बार केवाला देख लीजिए, उस पर जो डिटेल जिस अकॉर्डिंग भी हो, आधार कार्ड देखिए उसी अकॉर्डिंग डिटेल को फिल करिए ताकि बाद में कोई परेशानी उनको ना हो। उसके बाद उनके जो भी पिता या पति का नाम उस पर दिया गया होगा केवाला पर, वही डिटेल आप यहाँ पर फिल करें। अगर पिता का नाम है तो पिता का नाम, पति का नाम है तो पति का नाम आपको देना है। साथ में बताना है कि जो यहाँ पर डिटेल दिया गया होगा उनके पिता या हस्बैंड का नाम, तो उनसे रिलेशन जो भी होगा आप यहाँ से इस प्रकार चयन करेंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर हमेशा कोई भी ज़मीन अगर खरीद बिक्री होता है तो हमेशा सेल परचेज ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके सामने अलग अलग केसेस होंगे लेकिन मैक्सिमम लोग ज़मीन खरीद बिक्री ही करते हैं, तो हमेशा सेल परचेज ही आपको चुनना है। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, या आपका ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा केस ईयर 24-25 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया, जो भी एप्लीकेंट है जिन्होंने ज़मीन खरीदा है उनका जो भी एड्रेस होगा वर्तमान पता वो आप बताएंगे। यहाँ पर विलेज बताएंगे, इसमें आप बता सकते हैं उनका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है। उसके अलावा जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, पिन कोड हो, उससे आप बताएंगे। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप अपना एक्चुअल डिटेल फिल कर कर आप बताएंगे। अगर उनका जो ये वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे तो ये दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो इससे अनटिक करें और अलग अलग जानकारी को फिल करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप सेकंड स्टेप में आते हैं जहां पर प्लॉट की डिटेल देनी है और इन्होंने बताया है कि जो भी स्टार बना है वो जानकारी देना जरूरी है। तो जो भी आपने ज़मीन लिया होगा वो किस जिला में है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा उसका जो भी थाना मौजा होगा आप यहाँ से बताएंगे। अब मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका मौजा कौन सा है, तो एक बार उनका केवाला आप देखिए। केवाला में पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे उनका थाना नंबर, मौजा नंबर, खाता नंबर, सर्वे नंबर, रकबा नंबर, ये सब जानकारी दिए गए होते हैं। उसी से जानकारी आप यहाँ से चुनेंगे। फिर उनका हल्का जो भी होगा आपको यहाँ से चयन कर लेना है। फिर उनका जो भी यहाँ पर देखिए सर्कल, ये सब आपको देखने को मिलेगा पहले से ही, ये दोनों जानकारी देनी है। उसके बाद खाता नंबर जो कि मैंने आपको दिखाया है केवाला पर मिल जाएगा, खाता नंबर बताएंगे। उनका जो भी प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर होगा वो आपको बताना है, ये भी जानकारी आपको उस पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि ज़मीन अगर एकड़ में है तो बताया, नहीं तो यहाँ पर आपको 0 लिखना है। साथ में यहाँ पर बताना है कि डेसिमल में कितने डेसिमल वो ज़मीन है वो और जानकारी आपको देनी है। उसके बाद ज़मीन का चौहदी देनी है, जैसे ज़मीन के उत्तर में कौन से है, दक्षिण में कौन से, पूरब पश्चिम में कौन से, ये जानकारी देनी है। ये भी आप केवाला पे देखेंगे तो आपको चौहद्दी मिलता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन है वो आप देख सकते हैं। तो इसमें एक भी ऐसा जानकारी नहीं है जो केवाला पर नहीं दिया गया होता, आप केवाला के अकॉर्डिंग ही जानकारी को फिल करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जमाबंदी की डिटेल देनी होती है। अब यहाँ पर क्लिक हेयर का जो ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस पूछे जाएंगे, उसको बताना होगा कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदी धारक है, तो वो आपको बताना होगा। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन अभी किसी ने बेचा होगा तो वो ज़मीन हो सकता है उनके ही नाम से हो, तो वैसे स्थिति में आपको एस करना है। एस करेंगे तो भाग संख्या जो है और भाग पृष्ठ जो है वो बताएंगे, और कंप्यूटराइज जो जमाबंदी संख्या आपको होगा उससे डालकर सर्च करेंगे तो डिटेल आ जाएगा। अब ये कई सारे केसेस में क्या होता है कि ये उनके नाम से नहीं होता। जैसे मान लीजिए ज़मीन आपके दादाजी के नाम से थे और ये ज़मीन उनके पोता बेचा है, तो वैसे स्थिति में ये जो विक्रेता स्वयं जमाबंदी धारक नहीं होंगे, वैसे स्थिति में आपको नो करना होगा। अब नो जब करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या प्रसन्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है। जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी के वो नाम से ज़मीन था तो उनके दादाजी का हो सकता है 2-3 लड़का हो, अब 2-3 लड़का का हो सकता है उनका भी लड़का हो, तो उनका पोता हो गया। तो ये ज़मीन एक व्यक्ति का तो हुआ नहीं, इस ज़मीन में हिस्सेदारी कई सारे लोगों का हो गया, तो वैसे स्थिति में आपको एस करना है। अगर मान लीजिए एक ही लोग है, उनके दादा का एक ही बेटा था और उनका भी एक ही बेटा है जो उनके पोता है, तो उनका यहाँ पर क्या है कि कोई हिस्सेदार नहीं है, तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। अगर हिस्सेदार है तो यहाँ पर आप एस करेंगे तो फिर यहाँ पर पूछेगा कि क्या भूमि संयुक्त खाते का है, तो वो आपको इस नो में जानकारी देनी है। अगर एस करेंगे तो फिर आपको उनका नाम बताना होगा, गार्जियन का नाम, उनसे रिलेशन क्या है, कास्ट क्या है,
आपको यहाँ पर जेंडर है, मोबाइल नंबर, एड्रेस है, वो बतानी है। और यहाँ पर अगर आप नहीं करते हैं फिर भी ये जानकारी आपसे पूछी जाएगी, ये आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने जो जमीन बेचा होगा उसमें एक विक्रय पत्र मिला होगा, उसमें सभी जो खातेदारों का जो इसमें सहमति है, मतलब जमीन में जो हिस्सेदार है उन सबका सहमति आपने संलग्न किया था, तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद उसका जो भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या वो डालकर यहाँ से सर्च करेंगे। अब इसमें बहुत सारे हिस्सेदारी होंगे, तो इसमें क्या करना है कि उन सब का यहाँ पर डिटेल ऐड करना है। ऐड न्यू रो पर क्लिक कर उन लोगों का भी डिटेल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब बदलावे हुए हैं, इनको खास रूप से ध्यान रखेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भाग पृष्ठ और वर्तमान संख्या को निकालने में दिक्कत होगा, तो इसके लिए इसी वेबसाइट पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहीं पर एक लिंक मिलेगा जमाबंदी पंजी देखे, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपको बताना है कि आपका ज़मीन किस ज़िले में है, वो चयन करेंगे, साथ में अंचल कौन सा है वो बताएंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर उसका मौजा कहाँ है वो जानकारी आपको यहाँ से बतानी है। उसके बाद इससे आप कैसे खोजना चाहते हैं, भाग वर्तमान से या चाहते हैं कि उनके नाम से ही खोजे, तो रैयत का नाम को भी आप चयन कर जिनके नाम से भी ज़मीन है उनका नाम डालकर कैप्चा कोड को डालकर सर्च करेंगे, या उससे नाम मिले तो खाता नंबर, कई सारे ऑप्शन हैं, आप अलग अलग ऑप्शन से खोज सकते हैं। तो इस प्रकार जो रैयत का नाम होगा, उनका खाता खसरा, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या, ये सब मिलेगा। जमाबंदी संख्या भी मिलेगा और कंप्यूटरीकृत जो जमाबंदी संख्या वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भी डिटेल देखना है तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर आप इस जमीन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, यहाँ पर आपको यस करना है। और एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे डिटेल जो है सफलतापूर्वक सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद मान लीजिए उनका एक से अधिक खाता खसरा है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू रो का, जिस पर क्लिक कर फिर उनका खाता खसरा, ये सब जानकारी जो है आपको ऐड करना, चौहदी ऐड करना एक ही है, तो एक ही को आप डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में बायर डिटेल में आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि बायर का टाइप किस प्रकार है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बायर कोई व्यक्ति है तो वो रैयत होंगे, रैयत चुनना है। अगर कोई जमीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है या इंस्टीट्यूशन का है तो आप इससे भी चुन सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का है तो रैयत ही चुनना है। उनका जो नाम है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। उनका गार्जियन का नाम, उनसे क्या संबंध है वो बताएंगे, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर सभी कास्ट का आपको नाम मिलता है, आपको बस एक बार देखना है। उसके बाद उनका जेंडर क्या है, पुरुष है या महिला है वो बताएंगे। उनका मोबाइल नंबर, साथ में उनका जो प्रॉपर एड्रेस होगा जिस अकॉर्डिंग, जैसे विलेज हो गया, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस मेंशन करेंगे, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन मेंशन करेंगे। इस प्रकार पूरी डिटेल आपको देना है। उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर आपको देना है। अगर एक से अधिक लोग मिलकर ज़मीन को खरीदे हैं तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे और दूसरे व्यक्ति का भी डिटेल जो है इसी अनुसार आपको फिल करना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डिटेल सेव होगा। आप अगले स्टेप में आते हैं, सेलर की डिटेल देनी है जिन्होंने ज़मीन को बेचा है। अब उनका जो भी नाम होगा आप यहाँ पर उनका नाम बताएंगे। ये भी जानकारी आपका केवाला होता है, उस पर एक विक्रय पत्र होता है जिसमें जानकारी मिल जाती है कि ज़मीन किसने बेचा है, उनका पिता का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर क्या है, ये सब जानकारी मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही उनका नाम, उनका गार्जियन का नाम, उनसे क्या रिलेशन है वो आप यहाँ से बताएंगे। साथ में उनका कौन सा कास्ट है, जेंडर क्या है, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर क्या है वो देंगे। आधार नंबर नहीं भी होगा, जो लोग ज़मीन बेचे हैं तो भी चल सकता है, लेकिन खरीदने वाला का आधार नंबर चाहिए ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ज़मीन को अगर बेचे हैं तो उनका भी डिटेल आपको यहाँ से ऐड न्यू रो पर क्लिक कर ऐड करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें 2 डॉक्यूमेंट अब जरूरी होगी। पहला डॉक्यूमेंट आपका जो है डीड जो होगा, जो आपकी केवाला होगी, जो इस प्रकार होगा, इसको भी आपको अपलोड करना होगा। और दूसरा आपका दर केवाला देना होगा। अब ये समझना जरूरी है दर केवाला आखिर में होता क्या है। तो देखिए, जमीन जिन व्यक्ति ने खरीदा है, अभी
तो उन व्यक्ति ने जिस समय ज़मीन खरीदा होगा उस समय भी उनको एक केवाला मिला होगा, तो उसी को दर केवाला बोला जाता है। मतलब जो व्यक्ति ज़मीन अभी बेचे हैं उन्होंने जिस समय ज़मीन खरीदा होगा उस समय उनको जो केवाला मिला होगा वो दर केवाला होता है, उसको यहाँ पर देने की बात कही गई है। तो आइए समझते हैं कि इससे कैसे डालना है। जैसे सबसे पहले आपने जो अभी ज़मीन जिन व्यक्ति ने खरीदा है उनको जो भी डीड मिला होगा उस पर देखेंगे ऊपर में एक डीड नंबर मिलता है। इसी डीड नंबर को आपको यहाँ पर बताना होगा डॉक्यूमेंट नंबर के रूप में। साथ में डेट बताना है कि ज़मीन आपने कब लिया था, वो डेट आपको मिल जाएंगे उसी पर। और आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्री बतानी है कि कहाँ से आपने रजिस्ट्री को करवाया था, वो ऑफिस चुनेंगे। और जो डॉक्यूमेंट है जो अभी इसको आप देख पा रहे होंगे तो ये करीबन जो है 8-10 पेज में होता है। इन सबको स्कैन करना होगा और इन सबको अपलोड अब जो करना है, पहले 2 MB दिया जाता था लेकिन अब 500 KB से नीचे ही आपको अपलोड करना है। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को जब अपलोड करते हैं तो उनका साइज भी आपको अच्छे से बनाना है ताकि 500 KB में बन जाए और ये देखने में भी स्पष्ट हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान ये रखिएगा कि जब भी ज़मीन कोई व्यक्ति खरीदता है और दाखिल खारिज वो 90 दिनों के अंदर में नहीं करा पाता है तो उनको बताना होगा कि आपने क्यों 90 दिनों में दाखिल खारिज नहीं कराया, इसका कारण क्या था, वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। जिनका अगर 90 दिनों का अंदर में है तो ये जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अब आइए समझते हैं कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है वो कैसे बनाना है, साइज कैसे आप बना सकते हैं। देखिए इसके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर साइज कम कर रखा है, उसको इस प्रकार चयन करेंगे, कंट्रोल को प्रेस किए रहेंगे और जितने भी होगा इस प्रकार आप जब चयन करेंगे तो ये सेलेक्ट होता चला जाएगा और जितने भी होगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट। जैसे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इससे कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये आपका कन्वर्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा वेट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा और आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा या लैपटॉप में। इसका साइज बताएगा कि इतने KB में हो गया। अब कभी कभी PDF का साइज भी ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे स्थिति में PDF कंप्रेसर का भी मैंने लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी PDF आपने बनाया है जैसे ये है, इसका साइज अगर अधिक हो गया तो इसको आप अपलोड कर यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी साइज आप जो है कम कर सकते हैं, जो कि कम होकर यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो इस अनुसार ये सब को जो है आपको कम बेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दर केवाला मैंने आपको बताया कि जिन व्यक्ति का ज़मीन आप खरीदे हैं उन्होंने जिस समय खरीदा है उनका जो केवाला है उनके पास होगा ही, आप उनसे लीजिए और उनका जो भी केवाला पर डॉक्यूमेंट नंबर डीड नंबर मिलेगा उससे देना है। उन्होंने कब ज़मीन खरीदा था वो जानकारी देना है। उन्होंने किस रजिस्ट्री ऑफिस से ज़मीन को रजिस्ट्री करवा था वो बताना है और फिर उनका भी केवाला को जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि उन व्यक्ति का जिन्होंने ज़मीन बेचा है उनका पास केवाला या तो हो सकता नहीं भी हो या बहुत सारे लोग आपको केवाला नहीं भी उपलब्ध करवा पाए। तो ऐसे स्थिति में क्या करना, तो एक बार आप क्या करें, अपने जो कर्मचारी है उनसे बात करें। कई सारे कर्मचारी से हमने बात किया तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जिनके पास अगर नहीं है तो वो व्यक्ति जो अभी ज़मीन उन्होंने हाल ही में खरीदा है उनको जो केवाला मिला है, डीड नंबर मिला है, वो वाला डॉक्यूमेंट की डिटेल ही यहाँ पर वो दे सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से कहीं भी ये सही तरीका नहीं है। आप एक बार अपने कर्मचारी से पूछ ले, आप अगर वो बोलते हैं कि वही दीजिए तो आप दीजिए, नहीं तो आपको ओरिजिनल मायने में अगर पूछेंगे तो जिन व्यक्ति ने ज़मीन जिस समय खरीदा है उनका केवाला दर केवाला के रूप में आपको देने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार मैंने आपको बताया कि कर्मचारी से CO साहब से आप एक बार बात कर लीजिए। अगर नहीं है वैसे स्थिति में है तो वही चीज़ है, आप वही अपलोड करें, कहीं भी पूछने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। इसके अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट का क्या नाम है बताएंगे, डॉक्यूमेंट नंबर, कब आपने उस डॉक्यूमेंट को आपने हो सकता है आपने जो करवाया होगा वो डेट बताएंगे, साथ में अथॉरिटी का नाम बताएंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल वेरीफाई का, जिस पर क्लिक करेंगे मोबाइल पर OTP जाएगा, उससे डालकर इसे वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे बायर के जो भी मोबाइल नंबर है उससे वेरीफाई करने के लिए गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो नंबर पर OTP जाएगा, उससे आपको फिल कर कंफर्म करना, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन प्रीव्यू एंड सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। एक बार जानकारी को आपको अच्छे से देख लेना, कोई जानकारी तो गलत तो नहीं है, सभी जानकारी सही है। आपको इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
उसके बाद इस प्रकार एक पॉपअप आएगा कि आपका आवेदन संख्या ये है, इसके साथ प्राप्त किया गया, आपका आवेदन सत्यापन के उपरांत ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में ये जो आवेदन संख्या दिए गए हैं इसको नोट कर जरूर रखें, क्योंकि अब क्या है कि कहीं भी आपको केस नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पर टेम्पोररी आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट नंबर आपको दिए गए हैं। अब तभी केस नंबर अब आपको मिलेगा जब आपके सत्यापन में पूरी जानकारी सत्यापित किए जाते हैं। जो भी आपके कर्मचारी होते हैं, जो भी सीओ साहब होते हैं, इन सब का काम होता है आपकी वेरिफिकेशन करना। वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के दौरान अगर मान लीजिए आपका डिटेल सही पाया जाता तो आपके मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर दिया जाता है, आपका जो आवेदन है स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस अपडेट में ये भी किया गया है कि अगर मान लीजिए आपकी आवेदन किसी कारण से त्रुटि होती है तो ये अब हकदार ये नहीं रहेगा, जैसे जो कर्मचारी है या जो सीओ साहब है तो रिजेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके आवेदन को डायरेक्ट वहाँ से एक मैसेज छोड़ेंगे कि भाई इन कारण से इनका फॉर्म जो है यहाँ पर पेंडिंग किया जा रहा है, तो उन डिटेल को सुधारें। तो वैसे स्थिति में आपको नंबर पर सूचित तो होगा ही, साथ में जिन व्यक्ति के आईडी से या आप अपने आईडी से ही अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप अपना आईडी, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहीं पर जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें जिस पर जब क्लिक करते हैं तो आपको जब मैसेज आपको मिलेगा तो उन साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे कि जो भी आपका जिला रहा होगा, ज़मीन का जो भी आपका ये अंचल रहा होगा, उससे वो चयन करेंगे और यहाँ पर ड्राफ्ट किए गए आवेदन पर वो जाएंगे। फिर इस प्रकार उनको पूरा एक्सेस मिल जाएगा उस आवेदन को एडिट करने का। वो डायरेक्ट पेंसिल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और जहां भी जो गलती होगी, चाहे वो एप्लीकेंट डिटेल में हो, प्लॉट के डिटेल में हो, बायर डिटेल में हो, सेलर डिटेल में, डॉक्यूमेंट अपलोड में हो, उनको सारा एक्सेस मिल जाएगा। वो पुनः उससे सुधार कर फॉर्म को अपडेट कर देंगे। फिर आपका दाखिल खारिज आराम से हो जाएगा। इस नए